हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 23 अगस्त और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 23 अगस्त 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। आगे बढ़ूं इससे पहले एक बहुत जरूरी बात, आज ही का वो दिन है जब भारत ने चंद्रयान मिशन के तहत चंद्रमा की धरती पर कदम रखा था, 23 अगस्त 2023 को। आज 2 साल हो गए हैं और इस अवसर पर राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी मनाया जाता है। खैर, उसको तो अभी हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन आज का दिन बहुत ज़्यादा खास है। खैर, शुरुआत करते हैं हम लोग आज की वीडियो को कल के रिवीजन से। कल का रिवीजन करेंगे। कल जो भी है चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी कि संविधान में संशोधन किया गया है, 130वां संविधान संशोधन बिल लाया गया है और इसके तहत मुख्यमंत्री हों, प्रधानमंत्री हों या फिर कैबिनेट मंत्री हों, इन सभी मंत्रियों पर अगर कोई आपराधिक मामले दर्ज होते हैं और 5 साल से ऊपर की सजा सुनाई जाती है और 30 दिनों की उनको जेल होती है मिनिमम, तो 30 दिन के जेल के बाद 31वें दिन उनको अपना इस्तीफा देना ही पड़ जाएगा, नहीं तो उनका पद समाप्त हो जाएगा, मान लिया जाएगा। तो ये 3 कानून इसके लिए लाए गए। तीनों को मैंने आपको 3 क्वेश्चन में बताया था। इसमें था एक केंद्र शासित प्रदेशों के लिए और एक था जम्मू कश्मीर के लिए खास तौर से। ठीक है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्रियों और उनके लिए। तो ये 3 बिल लाए गए। उसके बाद चौथा बिल जो था वो ऑनलाइन गेमिंग के लिए था, उसको भी हम लोगों ने कल पढ़ा था। खैर, उपराष्ट्रपति चुनाव पद के लिए इंडिया अलायंस ने अपना उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को खड़ा किया है। सीपी राधाकृष्णन को एनडीए अलायंस ने खड़ा किया है। 2 उम्मीदवार हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए। ठीक है, उपराष्ट्रपति चुनाव होगा 9 सितंबर को। 3 साल की सजा या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना सुनाया जाएगा, या दोनों हो सकता है अगर कोई ऑनलाइन मनी बेस्ड गेमिंग का प्रचार करता है या फिर उसको प्रोड्यूस करता है, उसका विज्ञापन करता है, उसको जारी करता है और उसको खिलवाता है। तो ये अभी ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के एक नया बिल आया हुआ है जो कि चौथा बिल था। प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन अवार्ड्स में इंग्लैंड फुटबॉल सीजन 2023-24 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया मोहम्मद सलाह को, और मैरियोना कैलडेंटी जो है ये महिलाओं के लिए, ये पुरुष के लिए जीते हैं। रूस ने भारत को कच्चे तेल पर 5% की एक्स्ट्रा छूट जारी की है और अमेरिका के टैरिफ के चलते भारत को राहत दिया है एक प्रकार से रसिया ने, और डिस्काउंट देकर। भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। इसकी मारक क्षमता आप जानते हो 5000 किलोमीटर से 5500 किलोमीटर के बीच है। इसके अलावा सरकार ने अभी लगभग 85 करोड़ रुपए का एक डील किया है 97 हल्के लाइट कॉम्बैट तेजस एयरक्राफ्ट के लिए। ये HAL के द्वारा बनाया जाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ भारतीय वायुसेना के लिए बनाया जाएगा। ठीक है, और इसमें 6 उन्नत हवाई पूर्व चेतावनी और नियंत्रण यानी AEWNC विमान भी होंगे। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के, टॉप 9 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब हम लोग आज की करंट अफेयर पढ़ेंगे डिटेल क्वेश्चंस के साथ, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं इसकी PDF हो और क्विज हो, ये सब आपको फ्री में दी जाती है MZT ऐप पर। MZT ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा आपको, वहीं पर फ्री PDF और क्विज वगैरह आपको मिलेंगी। टेलीग्राम पर भी PDF दी जाती है। टेलीग्राम पर जाकर आप रात को 9 बजे PDF डाउनलोड कर सकते हो। डेली रात को 9 बजे PDF आपको यहाँ पर भेजी जाती है और इस पर क्विज वगैरह भी कराया जाता है दिन में, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। MZT एजुकेशन लिखकर सर्च करना, ऑफिशियल आपको चैनल मिलेगा। अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 23 अगस्त के दिन, चूंकि हम लोगों ने चंद्रमा की धरती पर कदम रखा था, पहली बार पेलोड उतारा था। कदम रखा मतलब मनुष्य नहीं, रोबोट ही उतारा गया था। अभी मनुष्य वाला मिशन तो अभी आगे चल करके होगा, लेकिन चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल मिशन था। सक्सेसफुली भारत का जो लैंडर है और जो रोवर है, ये दोनों उतरा। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। रोवर और लैंडर का नाम याद रखना, विक्रम लैंडर का नाम था और रोवर का नाम था प्रज्ञान। ये दोनों उतरा और अच्छे तरीके से हम लोगों ने सफल लैंडिंग या कहें सॉफ्ट लैंडिंग कराई 23 अगस्त 2023 को। इस अवसर पर भारत ने घोषित किया, अब से हम इसे नेशनल स्पेस डे के रूप में सेलिब्रेट किया करेंगे 23 अगस्त को। ठीक है, मिशन चंद्रयान 3। अच्छा, इसके लिए जो जिस रॉकेट से इसे भेजा गया था उसका क्या नाम था? उसका नाम था LV-M3M4। ठीक है, ये रॉकेट का नाम था, हैवी रॉकेट था अपना। इस बार आर्यभट्टा टू गगनयान, एंशियंट विजडम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, ये इस बार की थीम है इस दिवस की जो डिसाइड की गई है। तो 2024 से ये दिवस मनाया जाना शुरू हुआ है और ये दिवस का रिवीजन मैंने कल कराया था। तो आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। आज अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को वापसी के लिए श्रमश्री योजना शुरू की? बहुत इंपॉर्टेंट योजना है और जरूरी भी है। देखो, अभी पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है ना कि जो प्रवासी श्रमिक हैं, जो किसी और राज्य में जा कर के काम कर रहे हैं, तो उन पर कई बार
बांग्लादेशी होने का आरोप लगाया जाता है, क्योंकि वो बांग्ला बोलते हैं, तो ऐसा लोगों में ये भय बना रहता है कहीं ऐसा तो नहीं है पश्चिम बंगाल बता रहा है लेकिन बांग्लादेश से आया हुआ है। तो उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव और अत्याचार होते हैं। ऐसे में अभी इस समय सेंटिमेंट थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो बहुत सारे लोग जो है छोड़ छोड़ करके काम आ रहे हैं उत्पीड़न की वजह से, प्रताड़ित होने की वजह से। तो जो वापस आ रहे हैं, अब चूंकि अपना रोजगार छोड़ करके आ रहे हैं, तो ऐसे में बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो इसमें इस समय अभी पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने इनके लिए श्रमश्री योजना शुरू की हुई है। अब श्रमश्री योजना के तहत क्या करेगी सरकार? सरकार यहाँ पर 5,000 रुपये प्रति मंथ इनको देगी फॉर ए ईयर, यानी कि 1 साल तक, अगले 1 साल तक 5,000 रुपये हर महीने इनको सहायता मिलेंगी, आर्थिक सहायता, कि अपने 1 साल के अंदर अंदर अपना कुछ देख लो यहाँ पर, ठीक है, और लेकिन यहाँ पर ही रहो। अब इससे दो फायदा होगा। एक तो अभी 1 साल के अंदर ही इनका चुनाव होगा, तो जो जब ये पता लगेगा भाई यहाँ पर 5,000 मिल रहा है घर बैठे, तो फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी आ जाएंगे जो नहीं आना चाह रहे होंगे, और जो बहुत सारे लोग उत्पीड़न की वजह से आए हैं वो सब जब एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे, सरकार को वोट भी अच्छे से मिल जाएगा। तो डबल फायदा है। खैर इसमें सबसे ज़्यादा फायदा तो जिनके ऊपर उत्पीड़न हो रहा है उनके लिए होगा। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल आपको मैप में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। पश्चिम बंगाल यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक, ये पूरा पश्चिम बंगाल ही है, ठीक है। यहाँ पर भी ये अपना मेघालय से अपना बॉर्डर लगाता है, ऊपर ये सिक्किम से भी अपना बॉर्डर लगाता है। ममता बनर्जी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की यहाँ पर सीएम है। यहाँ पर गवर्नर है डॉक्टर सीवी आनंद बोस। अभी रिसेंटली आपको एक मैंने आपको बताया था ना अपराजिता बिल के बारे में, अपराजिता बिल को इन्होंने वापस कर दिया था सरकार के पास, ठीक है, तो काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, मैंने क्वेश्चन लिया था। इसके अलावा यहाँ पर अगर झीलों की बात करें तो मोती झील है, मिरिक झील है, रविंद्र सरोवर है, सेंचल झील है। नेशनल पार्क में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, बक्सा टाइगर रिजर्व है, लोथिन वन्यजीव अभयारण्य है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान की खास बात यह है कि ये भारत का सबसे बड़ा मैग्रोव क्षेत्र है, मैग्रोव वन क्षेत्र सबसे बड़ा है भारत का। राजधानी कोलकाता होती है इसकी। कोलकाता मेट्रो भारत में सबसे पहले चली थी 1984 में। 23 जिले हैं, 294 विधानसभा सीटें हैं, लोकसभा में 42 और राज्यसभा में 16 सीट जाती है यहाँ से। काठी, ढाल, छाऊ ये प्रमुख नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार कोयला उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है विश्व में? तो अभी एक रिपोर्ट आई है, इसमें बताया गया कोयला के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर बरकरार है। बरकरार मतलब पहले भी था अभी भी है। टॉप पर कौन है? टॉप पर है चाइना। चाइना सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन करता है, भारत दूसरे स्थान पर है, ठीक है। भारत में अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा कहां पर होता है, तो भारत में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन झारखंड में होता है, ओके, राज्यों में। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का अनुमानित कोयला उत्पादन हुआ 1047 मिलियन मीट्रिक टन। भारत अपनी ऊर्जा की मांग का 70% से अधिक हिस्सा कोयले से पूरा करता है। आज भी हम लोग कोयले पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हैं, लेकिन धीरे धीरे इसको कम कर रहे हैं। धीरे धीरे यूरेनियम या कहें न्यूक्लियर पावर पर या सोलर पावर पर या रीन्यूएबल एनर्जी पर हम लोग डिपेंडेंसी बढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी डिपेंडेंसी है तो है। एनटीपीसी जैसी संस्थाएं काम कर रही हैं, नेशनल थर्मल पावर, वो इन्हीं पर चलती हैं पूरा पूरा। झारखंड सबसे ऊपर है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अगला, हाल ही में कहां पर वन फ्री जोन पासपोर्ट शुरू किया गया? वन फ्री जोन पासपोर्ट ये शुरू किया गया साथियों दुबई में, यूएई में। यूएई का फाइनेंशियल कैपिटल है दुबई, मतलब यूएई की ऑफिशियल कैपिटल तो अबू धाबी है, लेकिन जैसे अपने यहाँ इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई, है ना, और ओरिजिनल कैपिटल है दिल्ली, वैसे ही दुबई यहाँ पर है। वैसे यूएई में बात करें तो 7 अमीरात हैं। 7 अमीरात में एक दुबई है, अबू धाबी है, शारजाह है, ये सभी है। तो इसमें 2-3 ही तो पूरा पूरा डेवलप हैं, बाकी अभी भी वहाँ पर रेगिस्तान में वल्लाह भी करते रहते हैं। तो खैर यहाँ पर दुबई ने लॉन्च किया है अपने यहाँ व्यावसायिक लाइसेंसिंग को सरल बनाने के लिए वन फ्री जोन पासपोर्ट। ये क्या करेगा? ये कंपनियों को एक ही लाइसेंस के तहत अमीरात के जितने भी फ्री जोन हैं सभी में काम करने की अनुमति देगा। अलग अलग फ्री जोन में जाकर के अलग अलग लाइसेंस मांगने की, बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे क्या होगा? जितना ही कंपनियों को सहूलियत दोगे, जितना ही आप स्टार्टअप्स को सहूलियत दोगे, उनकी लाइसेंसिंग कम करोगी, उतना ही स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा, उतना ही ज़्यादा स्टार्टअप आपके देश में आएंगे, उतना ही नए नए प्रकार के प्रोडक्ट उत्पादन करेंगे और उतना ही आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, उतना ही एफडीआई आएगा, उतना ही आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ये बात इंडिया वालों को नहीं समझ आती है। आप एक कंपनी के लिए लाइसेंस बनाने जाओ तो आपको 75 तरीके के लाइसेंस बनवाने पड़ेंगे। आप एक हथियार खरीद कर लाइसेंस बनाने जाओ तो मात्र 3 से 4 लाइसेंस में हथियार मिल जाएगा। तो ये
कड़वा है लेकिन सच्चा है बात, है ना। वहीं सिंगापुर वगैरह में बिल्कुल बहुत कम स्टार्टअप्स के लिए लाइसेंसिंग है, इस वजह से उसको बढ़ावा भी मिलता है। खैर, ये सुधार जो तुरंत प्रभावी है, दुबई आर्थिक एजेंडा D33 का समर्थन करता है, जो इन्होंने 2033 तक का लक्ष्य रखा है, जिसका लक्ष्य है 2033 तक अमीरात की जीडीपी को 2 गुना करना। अभी कुछ दिन पहले आपको पता होगा, मैंने बताया था दुबई से ही, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने क्या किया था कि अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पासपोर्ट के लिए जो चेकिंग व्यवस्था है उसको AI बेस्ड कर दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। मात्र 14 सेकंड में वेरीफाई हो जाएगा कि आप ओरिजिनल हो कि फेक, फर्जी लेकर के आए हुए हो पासपोर्ट, ठीक है। तो ये इस प्रकार से दुबई आगे बढ़ रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप जानते हो ना, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान यहाँ के क्राउन प्रिंस हैं या कहीं राष्ट्रपति हैं। अगला, चर्चे में रही पुस्तक इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स, इसके लेखक कौन है? तो इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स, इस पुस्तक को लिखा है अभी हाल ही में रोंसिका चौधरी ने। रोंसिका चौधरी आपको यहाँ पर दिख रही हैं, इन्होंने ये पुस्तक लिखी हुई है। ये पुस्तक पेंगुइन इंडिया वाइकिंग के द्वारा ये पब्लिश की गई है। इस पुस्तक का पूरा नाम है इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स, यंग बंगाल एंड द ब्रिटिश एम्पायर। यंग बंगाल यानी कि उस दौरान के बंगाल को और ब्रिटिश एम्पायर के बारे में इन्होंने उल्लेख किया है, कैसे बंगाल का आगे चलकर विभाजन हुआ, बहुत सारी चीज़ें। इस पुस्तक की विशेषता यह है कि इसमें यंग बंगाल समूह को केवल एक कट्टरपंथी समूह से कहीं अधिक सूक्ष्मता से भी चित्रित किया गया है। अगला, कुछ पुस्तक और है जो पिछले दिनों में आई है, इनका आज रिवीजन करेंगे। द कॉन्शियंस नेटवर्क, इसको सुगाता श्रीनिवास राजू ने लिखा। अ ट्रीटीज फॉर द रिमार्केबल रोहित आर कौशिक की पुस्तक है, रोहित शर्मा पर। काउंट डाउन टू रिचेज 21 डेज ऑफ वेल्थ अट्रैक्टिंग हैबिट, रोडा बर्न ने लिखा है। द इमरजेंसी डायरीज, इसको अमित शाह जी ने लॉन्च किया। और विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 2, इसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषणों का ही संकलन करके लॉन्च किया गया। द स्टार्स लाइट्स द वे, ये सुचेता राज खन्ना की पुस्तक है। मोदीज नीति शास्त्र, द वर्ड्स हिज आयरस्टर, ये आदित्य अग्रवाल की पुस्तक है। विन द बैटल ऑफ योर माइंड, ये रीता राममूर्ति गुप्ता की पुस्तक है। और रामानुजन द जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन, ये अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा ने लिखी है। क्लियर? ये मैं PDF आपको दे दूंगा टेलीग्राम पर, वहां से आप PDF डाउनलोड कर लेना और उससे रीडिंग लगा लेना। कोई भी दिक्कत घबराने वाली बात नहीं है कि जल्दी आगे बढ़ गए या लिख नहीं पाए, नोट नहीं कर पाए। PDF दी जाती है और मैंने टाइम भी बता दिया है, रात को 9 बजे। तो आप रात को 9 बजे सिंपली एक बार PDF डाउनलोड कर लिया करो, एक बार रीडिंग लगा लिया करो, आपका रात में रिवीजन हो जाएगा। सुबह में आप वीडियो देखे रहोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है ना। चलिए, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कब से विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित कृषि संकल्प अभियान ये शुरू करने वाले हैं 3 अक्टूबर से। और इसके तहत क्या होगा कि जो किसान होंगे उनको जो एग्रीकल्चर सेक्टर के जो साइंटिस्ट हैं उनसे डायरेक्ट संवाद करने का ऑप्शन मिलेगा। किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के बीच सीधे संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। तो 15 दिनों का होगा ये अभियान, 18 अक्टूबर तक चलेगा। हजारों वैज्ञानिक और कृषि विभाग के अधिकारी गांव का दौरा भी करेंगे, लोगों से, किसानों से बातचीत करेंगे, खाद्य उत्पादन बढ़ाने, नई तकनीकों को अपनाने, इन सब पर अवेयरनेस फैलाएंगे, जिससे लोगों को, किसानों को पता चल सके कि किस टाइम पर कौन सी खाद छिड़कनी चाहिए, कौन सा इक्विपमेंट, कौन सा केमिकल यूज करना चाहिए, कौन सा केमिकल नहीं यूज करना चाहिए, ये सब पता लगेगा, ठीक है, जिससे कृषि को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। अगस्त 2025 में रक्षा मंत्रालय ने कहां पर तीनों सेनाओं के पहले सेमिनार रण संवाद का आयोजन किया? तो रक्षा मंत्रालय ने अभी तीनों सेनाओं का एक साथ मिलकर के एक सेमिनार आयोजित किया, रण संवाद। ये रण संवाद हुआ कहां पर? यह हुआ मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में ये हुआ, देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने होस्ट किया है फर्स्ट ट्राई सर्विस सेमिनार्स रण संवाद एट द आर्मी वार कॉलेज महू, ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचर में। तो ये महू मध्य प्रदेश में हुआ। महू को डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से भी कहा जाता है, अभी प्रस्तावित है, ठीक है। तो यहाँ पर आर्मी वार कॉलेज में ये हुआ रण संवाद, युद्ध, युद्ध कला और युद्ध कला पर बातचीत। तो तीनों सेनाओं के यहाँ पर त्रिसेनाओं वो थे, प्रतिनिधि थे। 2 उप विषय रखे गए। पहला, उभरती हुई प्रौद्योगिकी और भविष्य के युद्ध कला पर प्रभाव। दूसरा विषय था तकनीकी सक्षमता को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत प्रशिक्षण में सुधार, ठीक है। तो अभी ओवरऑल जो सिनेरियो चल रहे हैं, युद्ध का टेंशन बना हुआ है कि कभी भी युद्ध हो सकता है। तो ऐसे में फ्यूचरिस्टिक वार कैसे लड़े जाएंगे, इन सब पर ये डिस्कशन करने के लिए, संवाद करने के लिए ये था रण संवाद। याद रखना, मध्य प्रदेश के महू में 26-27 अगस्त को होगा। अभी मध्य प्रदेश के आया है तो उसके बारे में जानेंगे। मध्य प्रदेश बिल्कुल मध्य में है, भोपाल इसकी राजधानी है
और भोजताल यहाँ पर झील है, साख्य सागर भी झील है। इसके अलावा यहाँ के सीएम हैं डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी पार्टी से। मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पर माधव नेशनल पार्क है, वन विहार नेशनल पार्क है, पन्ना, पेंच, टाइगर और संजय माधव, ये सब नेशनल पार्क यहाँ पर है। टोटल 12 नेशनल पार्क हैं। 12 नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व भी यहाँ पर है, 9 टाइगर रिजर्व हैं। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क भी यहीं पर है, ठीक है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा बाघ भी यहीं पर पाए जाते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र यहीं है, मध्य प्रदेश का ही। असीरगढ़ दर्रा यहाँ पर है। मटकी नृत्य आप जानते हो। 55 जिले हैं, 230 विधानसभा में सीटें, 29 लोकसभा में और 11 राज्यसभा में यहाँ से सीट जाती है। अगला, हाल ही में वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता INC 5.2 कहाँ पर आयोजित की गई? तो अभी हाल ही में वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता ये आयोजित की गई जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में आयोजित की गई है ये टाक जो है, देखिए, फेल्स एज नेगोशिएशन इन जिनेवा रिजेक्ट ड्राफ्ट ट्रीटीज। ये फेल हो गया, हालांकि इसमें कोई ट्रीटी साइन नहीं हो पाई, लेकिन ये प्लास्टिक को, वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता थी कि प्लास्टिक को कैसे रोकथाम में लाया जाए, कम से कम यूज किया जाए या इस पर बैन लगाया जाए। तो इसका उद्देश्य यही था, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, जो कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने के लिए वार्ता का ये 5वां सत्र था। 2600 से ज़्यादा प्रतिभागी शामिल हुए। 183 देशों के 1400 प्रतिनिधि और 400 से ज़्यादा संगठन थे। लगभग 1000 पर्यवेक्षक इसमें शामिल थे। 3 बिंदुओं पर चर्चा होनी थी। नियामक ढांचे का पूर्वमेयता, विनियमन के लिए, रेगुलेशन के लिए टेक्नोलॉजी अज्ञेय दृष्टिकोण, रेगुलेशन ढांचे में कम विचारधारा और अधिक व्यवहारिकता, प्रैक्टिकल ज़्यादा करना, थ्योरी नहीं, मतलब केवल समिट नहीं। आप देखते हो पिछले दिनों में बहुत सारी समिट होती हैं, इस पर समिट, उस पर समिट, ग्लोबल वार्मिंग पर समिट होती है, क्लाइमेट चेंज पर समिट होती है, लेकिन ना ही कोई देश कमी ला रहा है, ना ही कोई देश इस पर कोई एक्शन ले रहा है, बस जाकर थ्योरी खेल रहे हैं। अगला, अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदल करके क्या रख दिया गया? उत्तर प्रदेश में एक जिला है शाहजहांपुर, उस शाहजहांपुर में ही एक विधानसभा पड़ती है जलालाबाद। जलालाबाद का नाम बदल दिया गया है, इसका नाम है परशुरामपुरी। अब से परशुरामपुरी के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो योगी आदित्यनाथ ने इसको किया था, केंद्र के पास भेजा था और केंद्र सरकार ने अप्रूवल दे दिया। कैबिनेट ने, केंद्रीय कैबिनेट ने गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद इस विधानसभा क्षेत्र का नाम बदला जाएगा और भगवान परशुराम के नाम पर कर दिया गया है परशुरामपुरी, ठीक। तो शाहजहांपुर में आता है ये। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में तो आप जानते हो। UIDAI ने आधार आधारित eKYC के लिए किसको शामिल किया? तो UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये वही है संस्था जिसने बनाया है आधार कार्ड। आधार कार्ड जो आप यूज करते हो ना, ये UIDAI के द्वारा ही बनाया गया है। तो इसने आधार कार्ड को eKYC कराने के लिए ना एक समझौता किया है। किसके साथ? स्टारलिंक के साथ। स्टारलिंक कौन है? स्टारलिंक अगर आपको पता होगा, ये स्पेस एक्स का एक बहुचर्चित एक प्रोग्राम है, एक प्रोजेक्ट है। इसके तहत सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड होती है। स्टारलिंक की भारत में अनुमति मिली और अनुमति मिलते ही इसने जियो और एयरटेल से समझौता कर लिया। आज के टाइम पर जियो और एयरटेल दोनों ही इससे समझौता करके बैठे हुए हैं। ये सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइड करेगा और करता भी है अन्य देशों में। तो इससे अभी इसको eKYC करने के लिए UIDAI ने समझौता किया है कि इससे किया जाएगा अब eKYC। eKYC का मतलब क्या होता है? ई मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनिक रूप से, KYC मतलब होता है नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को जानो, ठीक है, नो योर कस्टमर। तो इससे क्या होता है? कस्टमर का वेरिफिकेशन होता है कि अभी आपका कस्टमर कहाँ पर है। ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसी इसे बनाया गया है, सब ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसी है। तो भारत में अपने यूजर्स के वेरिफिकेशन के लिए ये आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। अच्छा, स्टारलिंक अपना यूजर करने के लिए इससे मदद लेगा। स्टारलिंक आने वाले दिनों में जब भारत में पैड बनाएगा तो उससे आधार कार्ड की मदद लेगा और इसके जरिए वो वेरीफाई करेगा यूजर्स को। इससे नो योर कस्टमर रूल्स को फॉलो करना भी आसान हो जाएगा। जून 2025 में ही स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस शुरू करने के लिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से लाइसेंस दिया गया था, जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। एलन मस्क भैया की कंपनी है, इसके CEO वही हैं। तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। जाइएगा मत, अभी क्वेश्चंस बाकी है। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि राजीव गांधी जी भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे
और 20 अगस्त 2025 को भी हाल ही में इनकी जयंती मनाई गई है। तो इसका सही आंसर है 7वें प्रधानमंत्री थे और सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। भारत में यूपीआई की शुरुआत कब हुई? यूपीआई की शुरुआत 2016 से हुई थी। एनपीसीआई ने इसे शुरू किया था। आज आपको क्या बताना है? रक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित पहले त्रिसेवा सेमिनार का क्या नाम है? इसके अलावा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो डिटेल से जरूर आंसर कीजिएगा। यहाँ पर रखते हैं वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।